हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। अच्छा, इससे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1773 का चार्टर एक्ट, 1773 का चार्टर एक्ट पढ़ा है हमने। इसके अलावा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 33 का चार्टर एक्ट और 53 का चार्टर एक्ट। तो एक रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना था कि क्या हुआ था। एक बंगाल था प्रेसिडेंसी, बंगाल के अलावा एक बॉम्बे थी और एक मद्रास थी। ठीक है, तो अभी तक लास्ट जो हमने पढ़ा था, मद्रास में एक गवर्नर था, बॉम्बे में एक गवर्नर था और बंगाल में क्या था? एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल के पास एक एसी थी, जिसमें 1773 में सदस्य थे 4, लेकिन 84 में सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। ठीक है, यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। क्या क्या इसमें है देखते हैं आज। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो देखो सबसे पहले क्या था, पहले बंगाल में एक गवर्नर हुआ करता था। 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, किस तरीके से हुआ है आइए समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें एक गवर्नर है, यहाँ पर एक गवर्नर है। अब क्या किया गया है, ये जो बंगाल का गवर्नर था इसको बना दिया गया इंडिया का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या किया गया है? सबसे पहला काम यह हुआ है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ईसी थी, ईसी मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था आपको कार्यकारी परिषद के बारे में। पहली बार कार्यकारी परिषद का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1773 के चार्टर एक्ट में आया था। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? तो 73 में थे इसमें 4 सदस्य, लेकिन 1784 में सदस्य कर दिए थे 3, लेकिन अब वापस से सदस्य बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? तो सदस्यों की संख्या हो गई है 4, 3 + 1। अच्छा, 3 + 1 क्यों लिखा गया है? तो जो एक सदस्य है ना, ये क्या करेगा? ये इसमें वोट नहीं करेगा, ये इसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, इसको बोलेंगे अंशकालिक सदस्य। मतलब ये कानून बनाने के लिए तो आएगा इनके साथ, लेकिन जब फाइनल वोटिंग की बारी आएगी तो इसको साइड कर देंगे, तब केवल 3 सदस्य वोटिंग करेंगे। तो ये जो एक सदस्य है ये कैसा सदस्य है? ये अंशकालिक सदस्य है। ये कैसा सदस्य हो गया? अंशकालिक सदस्य है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये कहा गया था, ये जो चौथा सदस्य होगा, ये चौथा सदस्य विधि का जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसे? विधि का जानकार। विधि मतलब लॉ, इसको लॉ की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा? कानून बनाने में ये मदद कर सके। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अलावा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या वापस से 4 कर दी गई, लेकिन जो ये चौथा सदस्य है ये पूर्णकालिक सदस्य ना होकर के अंशकालिक सदस्य है। इसके अलावा ये जो चौथा सदस्य है इसको विधि का जानकार होना अनिवार्य था। ठीक है, ये सब इसमें किया गया। इसके अलावा क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आप सभी को पता है जब कंपनी 1600 में भारत आई थी तो महारानी एलिजाबेथ से व्यापारिक एकाधिकार लेकर आई थी। मैंने आपको बताया था व्यापारिक एकाधिकार क्या है। तो व्यापारिक एकाधिकार का अर्थ यह था कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करने आएगी ब्रिटेन की ओर से, और कोई कंपनी नहीं आएगी। इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, किसी और देश की आ सकती है, लेकिन इंग्लैंड की केवल एक ही कंपनी आएगी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 73 के एक्ट में ये जो व्यापारिक एकाधिकार था ये कंटिन्यू रहा। 1813 में पहली बार इनके व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था, जब चाय और चीन 2 क्षेत्र को छोड़ करके कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था। लेकिन इस 33 के एक्ट में क्या हुआ है? इसमें व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। क्या हुआ है? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब इंग्लैंड की सभी कंपनियों के लिए भारत के रास्ते खुले हुए हैं। अब कोई भी कंपनी इंग्लैंड से आकर के भारत में व्यापार कर सकती है इस एक्ट के बाद। अगला क्या हुआ है?
गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अच्छा ये भी है, इससे पहले क्या था, इससे पहले यह था कि बंगाल का कानून बंगाल की प्रेसिडेंसी बनाती थी या बंगाल की ईसी बनाती थी, मद्रास का कानून उनकी ईसी बनाती थी, बंबई का कानून उनकी ईसी बनाती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ, इस एक्ट के बाद यह चेंज आया है कि अब पूरे भारत के लिए जो कानून बनाएगा, पूरे भारत के लिए बंगाल का जो गवर्नर था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, वही कानून बनाएगा। ठीक है, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया है, वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आयोग बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आयोग बनाने से क्या मतलब है, जैसा आपने सुना होगा आज के समय भी टाइम टाइम पर कोई सरकार आयोग बनाती रहती है, जैसे नीति आयोग वगैरह, कोई भी आयोग बन गया, किसी भी चीज की जांच के लिए आयोग बनते रहते हैं। तो वैसे ही क्या कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो किसी भी एक क्षेत्र पर या किसी एक से अधिक क्षेत्रों पर आयोग बना सकता है। तो पहली बार जो भारत के गवर्नर जनरल ने कानून आयोग बनाया है वो आयोग कौन सा था, विधि आयोग। अच्छा, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना पहला, तो वो था विलियम बेंटिंग। तो 1833 के इस एक्ट के माध्यम से जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग ने अपनी इस पावर का यूज करते हुए 1834 में पहली बार एक आयोग बनाया जिसको लॉ कमीशन या विधि आयोग बोलते हैं। इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, तो पहली बार कौन सा आयोग बनाया गया, तो इस पावर का यूज करके 1834 में विधि आयोग बनाया गया। और विधि आयोग कब बनाया, 34 में बनाया। इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ये मैं विधि आयोग की बात कर रहा हूं, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, विधि आयोग का अध्यक्ष हो गया लॉर्ड मैकाले। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल थे 4 सदस्य, जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। किस में थे 4 सदस्य, विधि आयोग में 4 सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया, तो ये जो जीजीआई है इससे पूरे भारत के लिए बजट तैयार करने का भी अधिकार मिला है। तो जाहिर सी बात है, अब जो गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना रहा है ये पूरे भारत के लिए बजट भी तैयार करेगा। ठीक है, जो रेवेन्यू से संबंधित सारे मामले होंगे वो अब कौन देखेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। ठीक है, और एक और काम इसमें हुआ है, कंपनी के जो पद हैं उन पर रंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव समाप्त। तो देखो पहले क्या होता था, भारतीयों के साथ ना भेदभाव होता था, भारतीयों को कंपनी के पदों पर नहीं रखते थे। किस आधार पर नहीं रखते थे, कलर के आधार पर भेदभाव कर दिया, या उनकी जाति के आधार पर, या उनके धर्म के आधार पर भेदभाव कर दिया। तो अब कहा गया कि कंपनी के पदों पर इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, किसी और आधार पर वो कर लेंगे वो बात अलग है, पर इस आधार पर धर्म, जाति, रंग के आधार पर भारतीयों के साथ या कंपनी के पदों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस एक्ट में ये कहा गया। ठीक है, एक काम और हुआ इस एक्ट में, वो ये हुआ कि इसी एक्ट के माध्यम से जो दास प्रथा थी उसको विधि विरुद्ध बताया गया। विधि विरुद्ध का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है गैर कानूनी बताया गया है इसी एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ है, एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है। घोषित करा, लेकिन समाप्त कब हुआ है, तो 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ है। दास प्रथा का अंत कब हुआ है, 1843 में हुआ है, लेकिन इसी एक्ट के माध्यम से हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। 1833 का चार्टर एक्ट, एक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ इस एक्ट में। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ईसी के सदस्यों की संख्या वापस से 4 कर दी गई, लेकिन जो चौथा सदस्य था वो एक अंशकालिक सदस्य था और उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन वो किसका जानकार होना चाहिए, विधि का जानकार होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा जीजीआई को, जीजीआई मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, पूरे भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया। जीजीआई को आयोग बनाने का अधिकार दिया गया और 1834 में एक आयोग बनाया जीजीआई ने जिसको कहते हैं लॉ कमीशन या विधि आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के पदों पर जो है वो भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई और इसी एक्ट के आधार पर क्या कहा गया कि विधि के विरुद्ध होगा क्या, दास प्रथा। ठीक है, तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले एक्ट की तरफ। अब 1853 का चार्टर एक्ट। तो देखो क्या हुआ इस एक्ट के माध्यम से। 1853 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि जो बीओडी के सदस्य, बीओडी आपको मालूम है क्या है, तो देखो मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। सबसे ऊपर होता था ब्रिटेन की संसद, संसद के नीचे 2 एजेंसी थी, एक का नाम था बीओडी, बीओडी में कितने सदस्य थे, 24 थे, और दूसरा था बीओसी। ठीक है,
बीओसी में कितने सदस्य थे? 6। अगर आपको याद होगा तो बीओडी का जो गठन है ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब से हो रखा है, सन 1600 से, जबकि बीओसी का गठन 1784 से हुआ था, जब कंपनी में क्या करा गया था, कंपनी के व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को अलग अलग किया गया था, तब जाकर के बीओसी का गठन किया गया था। ठीक है, इनके नीचे काम करता था कौन? जीजीआई यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी एक होती थी कार्यकारी परिषद, जिसमें कितने सदस्य हो गए हैं वापस से? 4। और इसके नीचे एक बॉडी हुआ करती थी जो अलग अलग प्रेसिडेंसी को चलाते थे, जैसे कि यहां पर हो गया बॉम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, ये इस प्रकार से बॉडी बनी हुई थी। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर, पहली बार ये स्ट्रक्चर कब बनकर आया? ये आया था 1773 के चार्टर एक्ट में, वो बात अलग है, उस समय बीओसी नहीं था। 1784 में बीओसी का कॉन्सेप्ट भी आ गया और तब से ये कानून चलते हुए आ रहे थे, बस थोड़े बहुत चेंज होते रहते थे। जैसे जीजीआई बन गया, पहले ये क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये ईसी के पहले 4 सदस्य थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो इनमें चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपका बनकर आ गया। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? ये जो बीओडी के 24 सदस्य थे, इन 24 सदस्यों को घटा करके कितना कर दिया गया? इन 24 सदस्यों को घटा करके 3 कर दिया गया है। तो ये सदस्य कितने हो गए हमारे पास? तो इन सदस्यों को संख्या घटा करके कितनी कर दी गई है? 18 कर दी गई है। ठीक है, बीओडी के सदस्य घटाकर कितने कर दिए गए हैं? 24 से घटाकर इनकी संख्या 18 की गई है। दूसरा क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, देखो ये बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोशन देके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लेकिन अब इसके पास 2 काम हो गए, एक तो ये इंडिया के लिए भी काम करेगा और दूसरा बंगाल के लिए भी काम करेगा। देखो बॉम्बे के लिए अलग गवर्नर है, मद्रास के लिए अलग गवर्नर है। ठीक है, अब लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को पहले गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का और फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो उसके पास एडिशनल काम हो गया, एक तो वो भारत का काम भी देखेगा, दूसरी तरफ उसे बंगाल का काम भी देखना है। तो इसीलिए उसकी हेल्प के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए बंगाल में क्या बनाया गया? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो अब एक तीसरा पॉइंट आ गया यहां पर कि बंगाल में क्या हुआ है? बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया। कौन आ गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहां पर आया? बंगाल में आया। और जो पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आया उसका नाम था फ्रेडरिक हैलिडे। ठीक है, यहां पर हो गया। इसके अलावा क्या किया गया कि अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। अच्छा, पहली बार क्या हुआ? कानून बनाने के लिए, अभी तक कानून कौन बना रहा था? कानून बनाता था ईसी। ईसी मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कानून बनाने का काम करती थी। लेकिन पहली बार ये किया गया कि, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि ईसी का जो चौथा सदस्य था ना, इसको परमानेंट कर दिया गया। एक बार इसका पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1773 का एक्ट आया जिसमें ईसी के मेंबर्स थे 4। फिर आया 1784 जिसमें ईसी के मेंबर कर दिए गए 3। फिर आया 1833 का एक्ट जिसमें ईसी के मेंबर किए गए 3+1, क्योंकि ये जो 1 था ये अंशकालिक सदस्य था, मतलब टेम्परेरी मेंबर था जिसे वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन 53 के एक्ट में क्या हुआ? ये जो चौथा सदस्य था इसको परमानेंट कर दिया गया और उसे वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, तो अब ईसी में कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर हो गए। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है इसको 53 के एक्ट से। अब एक और काम क्या हुआ? अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसका मतलब यह है कि जैसे आज के समय होते हैं ना लोकसभा राज्यसभा, तो एक तो ईसी था, ईसी में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। इस ईसी के अलावा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई जिसको हमने कहा अखिल भारतीय विधान परिषद। ठीक है, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें टोटल कितने सदस्य रखे गए? 12 सदस्य इसमें रखे गए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात आपको। अब इसके अलावा क्या कहा गया? पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जो एलसी है, अब कानून बनाने का काम किसका है? एलसी का है। अब जब एलसी कानून बनाए, अच्छा ये जो 12 लोग हैं ये आएंगे कहां से? तो इनमें से कुछ लोग, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, कुछ बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, तो इनसे कुछ सदस्य चुन करके एलसी में आएंगे। तो ये क्या है? लोकल लोग हैं, और लोकल लोगों को कहां भेजा जा रहा है? एलसी में कानून बनाने के लिए भेजा जा रहा है। तो यही कहा है इसमें कि पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया? एलसी में शामिल किया गया। क्या करेगा एलसी? एलसी भारत के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि चार्ट क्या है, किस प्रकार से कानून बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को नामजदगी को समाप्त करके प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। क्या हो रहा था इससे पहले? इससे पहले कंपनी में जो है ना नामजदगी चलती थी। नामजदगी का मतलब समझते हैं आप? नामजदगी का मतलब होता है रिकमेंड करना, कि कंपनी में किसी को रिकमेंड कर दिया गया। अब रिकमेंड किसको किया जाता था? मोस्टली इसमें किया जाता था अंग्रेजों को,
कि एक अंग्रेज ने दूसरे को रिकमेंड किया, इसको कंपनी की पोस्ट में रख दिया, दूसरे को पोस्ट में रख दिया, जिसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि हाँ सोर्स के आधार पर रखा जा रहा था पहले। तो इस एक्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि नामजदगी को समाप्त करके प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा क्या है, वही जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसी एक्ट में कहा गया कि कंपनी की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, उसमें कोई भी नामजदगी यानी कि रिकमेंडेशन नहीं चलेगी, उसमें क्या चलेगा, केवल प्रतियोगिता परीक्षा चलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट में। अगला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, 1853 का जो चार्टर एक्ट था ना, वो लास्ट चार्टर एक्ट था। वैसे तो चार्टर एक्ट जो आ रहे थे वो 20-20 साल के लिए आ रहे थे, ठीक है। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट आया, वो अगले 20 साल के लिए आया 1793 से 20 साल के लिए 1813 से 20 साल के लिए 33 से 20 साल के लिए 1853। लेकिन फिर 1853 के चार्टर एक्ट के साथ एक चीज क्या थी कि इस एक्ट का कोई भी टाइम पीरियड नहीं था, यानी कि अगले 20 साल के लिए नहीं था, इसका था जब तक चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो पूरे भारत में जो माहौल था वो अंग्रेजों के खिलाफ बन गया। तो अब ब्रिटेन की सरकार ने ये चीज देखी कि जो भारत की पब्लिक है वो हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया, जो भारत में रूल कर रही थी कंपनी, उस कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तो जो 1858 का अधिनियम है, ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, इसको चार्टर एक्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे भारत शासन अधिनियम, क्योंकि यह अधिनियम ब्रिटेन की सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या हुआ है, इस अधिनियम में सबसे पहले इन्होंने भारत से कंपनी का शासन छीन लिया और अपने हाथों में ले लिया। तो आप कह सकते हैं पहला पॉइंट यही है कि कंपनी का शासन समाप्त करके जो शासन है वो क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन मतलब ब्रिटेन की सरकार के हाथ में चला गया, या कह लो राजा के हाथों में चला गया। किसका शासन, भारत का शासन। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, ध्यान से समझिए, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति करिए। कंपनी समाप्त नहीं हुई, कंपनी बाद में जाकर के खत्म होगी। कंपनी खत्म नहीं हो रही है, कंपनी का शासन खत्म हो रहा है भारत के अंदर। और शासन किसके पास चला गया, तो शासन चला गया ब्रिटेन की सरकार के पास, या कह लो क्राउन के पास। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म कर दिया और इसकी जगह बनाया गया वायसराय। और भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल जो है ये कंपनी को रिप्रेजेंट करता था और जो वायसराय है ये क्राउन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को समाप्त किया गया और भारत में अब कौन शासन करेगा, वायसराय करेगा। किसकी ओर से करेगा, तो क्राउन की ओर से शासन करेगा वायसराय। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या था, मुगल पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। क्या थे मुगल पद, तो आप सबको मालूम है भारत में मुगलों का शासन था। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो इसमें जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो यही कारण था ब्रिटेन की सरकार ने बहादुर शाह जफर को भारत से साइड किया और कहा अब से कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा। तो मुगल पद को ही समाप्त कर दिया। अब पूर्ण रूप से शासन किसके पास चला गया, वायसराय के पास चला गया, या कह लो क्राउन के पास चला गया। इसके अलावा जो आपने इससे पहले जाना कि बीओडी के सदस्यों की संख्या घटा करके 18 कर दी गई थी, अब ये बीओडी बीओसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि बीओडी बीओसी किसके लिए काम कर रही थी, कंपनी को देखती थी। अब तो शासन क्राउन के हाथों में चला गया, तो बीओडी बीओसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब कौन चलाएगा, तो इसके बदले इन्होंने क्या करा है, 15 सदस्य वाली भारत परिषद का गठन किया है। किसका गठन किया है, बीओडी बीओसी को समाप्त करके भारत परिषद बनाई गई, 15 सदस्य वाली। क्या बनाई गई, भारत परिषद। और भारत परिषद के अध्यक्ष कौन होता था, तो जो भी इंग्लैंड का गृह सचिव होगा वो भारत परिषद का अध्यक्ष होगा और ये भारत के मामले देखेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, भारत सचिव कहा जाता था। तो भारत परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो भारत परिषद के अध्यक्ष को भारत सचिव कहा जाता था। तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, क्या क्या हुआ है इसमें, तो पहला पॉइंट वही है, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद सृजित किया गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ है, भारत का शासन चलाने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 15 है और इसके अध्यक्ष को कहा गया भारत सचिव। ठीक है, इसके अलावा मुगल पद को समाप्त कर दिया गया और पहला वायसराय भारत का कौन बनकर आया, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आज की क्लास थी जिसमें आपने जाना 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम। अब जो अधिनियम आएंगे ये भारत परिषद के लिए आएंगे, तो अब जो आप पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।